जानते कि सांस्कृतिक रिजर्वेशन, सामाजिक रिजर्वेशन क्या है और राजनीतिक रिजर्वेशन क्या है। सब लोग राजनीतिक रिजर्वेशन को सामाजिक रिजर्वेशन जानते हैं, वो नहीं है। हमारा जो सामाजिक रिजर्वेशन है वो जब तक श्रेणीबद्ध समाज रहेगा, जब तक ऊंच नीच पर आधारित समाज रहेगा, तब तक बाबा साहब का सामाजिक रिजर्वेशन रहेगा, वो राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं। तो राजनीति में बहुत लोग गए हैं या आपके यहाँ से भी हैं लोग, लेकिन वो क्या कर पा रहे हैं? क्या बाबा साहब ने इसीलिए राजनीतिक रिजर्वेशन दिया था कि तुम बिक जाओ, जाओ तो अपने लोगों का काम मत करो, जाओ तो अपना घोड़ा गाड़ी अपना बाल बच्चे का बस करो? क्या बाबा साहब अगर ऐसा ही करते तो एक व्यक्ति यहाँ नहीं दिखता, इंक्लूडिंग मी, मैं भी यहाँ नहीं होती अगर बाबा साहब ने आज के हिसाब से काम किया होता था। तो बाबा साहब के, बुद्ध के और रविदास के विचारों को हम जानते ही नहीं हैं। अभी बहुत सारे बौद्ध भिक्षु वहाँ डुबकी लगा रहे हैं। भंते जी, इतने भंते लोग वहाँ पे, मैं उनको भंते नहीं कहती, नहीं मानती, इतने वहाँ बौद्ध भिक्षु के रूप में डुबकी लगाए हैं। वो बौद्ध भिक्षु नहीं है, वही धोखा है, वही आपको बरगलाने का तरीका है। जो अभी इंजीनियर साहब कह रहे थे कि कैसे जाल बुना जाता है, एक मकड़ी कैसे जाल बुनती है और शिकार आके उसमें फंस जाता है और मकड़ी खा मोटा के एकदम तंदुरुस्त हुए रहती है। इससे हमारे बौद्ध समाज को बरगलाने का काम किया गया है। हमारा समाज जो अनपढ़ है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, बेचारा वो क्या बोले, मैं मूर्ख नहीं बोल सकती, समझदार नहीं है, चालाक नहीं है, वो देखता है कि भंते लोग भी उसमें नहा रहे हैं तो हम भी जाके नहाएं। यही षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हमको समझना है। अगर ये षड्यंत्र हम नहीं समझेंगे तो फिर हम अपनी संस्कृति नहीं बना पाएंगे। अगर डुबकी लगाना होता तो अशोक साक्या भंते जी यहाँ क्यों आते? वो जाके वहाँ नहीं अपने समाज को लेके जाते? तो उन्होंने सही और गलत का पहचान कर लिया है, उन्होंने देख लिया है कि वो षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र से हमारे लोगों को बाहर निकालना है। तो हमको बहुत ही क्रिटिकल होके, क्रिटिकल का मतलब होता है कठोर, है ना? कठोर मतलब किसी चीज को अगर सही है तो उसको सही कहो, अगर पत्थर है तो पत्थर कहो, गोबर है तो गोबर कहो, हीरा है तो हीरा कहो। ये नहीं कि गोबर को गौरी गणेश मान लो और जाके पैसा भी चढ़ाओ और अपना माथा भी पटको, है ना? गोबर कभी कोहिनूर हीरा नहीं हो सकता है। और शर्म आनी चाहिए लोगों को जो बैठ के मीडिया पर ये भाषण देते हैं, मीडिया पे लोगों के बीच में बताते हैं कि गाय का गोबर कोहिनूर हीरे के समान है। सुना है कि नहीं आप लोग? मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो व्यक्ति बता रहा है कि गाय का गोबर कोहिनूर हीरा है। मैं अगर रहूं तो मैं कहूँ अगर कोहिनूर हीरा है तो आप एक घर क्यों नहीं बनाते जिसमें कोहिनूर हीरा ही भरवाओ, गाय का गोबर लाके भरवाओ। कौन, कितने लोग हैं जो गाय का गोबर अपने घर में बॉक्स में रखते हैं कोहिनूर हीरा की जगह? कोहिनूर हीरा तो हीरा, हीरा को छोड़ दीजिए, एक क्रिस्टल होता है, पत्थर होता है, चमकदार होता है, आप नाक में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, ज्वेलरी बनवाते हैं, लेकिन वो हीरा भी नहीं, हीरा तो बहुत कीमती होता है और कोहिनूर हीरा तो और भी कीमती होता है। तो अगर गाय का गोबर ही कोहिनूर है तो गाय का गोबर क्यों नहीं होते हैं? ये सवाल होना चाहिए हमारा। जो लोग गोबर को गौरी गणेश बना के पूजते हैं वो क्यों सुबह झाड़ू लगा के फेंक आते हैं? क्यों नहीं अपने बॉक्स में रख
रखते हैं उसको? क्यों नहीं अपने पॉकेट में रखते हैं उस गौरी गणेश को? क्यों नहीं अपने घरों में सजा के रखते हैं? सब चीज हमारे पास है, अगर कुछ नहीं है तो हम ये जो जंग लगा है इसको खोलना नहीं चाहते। हमारे दिमाग में जो अंधविश्वास का जंग लगा है, जंग को और क्या बोलते हैं, उसको खुरुच के छोड़ाना पड़ता है। खुरुचिए तब छूटेगा। तो जरूरत है हम अपनी संस्कृति तभी निर्मित कर सकते हैं जब हम अपने जंग को छुड़ाएं। कोई नहीं आएगा हमारे साथ कि आपका हम सब कुछ भला भला कर देंगे, नहीं कर सकता। हमको खुद अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। जब तक हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे कोई व्यक्ति हमें उबारने के लिए नहीं आएगा। अब फिर से कोई बुद्ध पैदा नहीं होंगे, अब फिर से डॉक्टर अंबेडकर पैदा नहीं होंगे। आप ही लोग डॉक्टर अंबेडकर पैदा करेंगे, आप ही लोग माता सावित्रीबाई फुले पैदा करेंगे, आप ही लोग फातिमा शेख पैदा करेंगे, आप ही लोग संत रविदास पैदा करेंगे। और ये तब पैदा होंगे जब हम संस्कृति अपनी डेवलप करेंगे। और जिसकी संस्कृति मजबूत नहीं होगी, भंते जी ने बोला कि उसकी राजनीति भी कभी मजबूत नहीं हो सकती। और जिसकी राजनीति नहीं होगी, उसकी जिसकी सत्ता नहीं होगी, उसकी संस्कृति, उसका धर्म कभी भी आगे फल फूल नहीं सकता है। आप देख लीजिए, जितनी बार जिसकी सत्ता हुई है उतनी बार उसकी संस्कृति डेवलप हुई है, उतनी बार उसका धर्म फला बढ़ा है। बस इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। और एक पक्ष बहुत सारा रह गया है महिलाओं का, वो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ और आप सब लोग को पता भी है कि हम बहुत तरह के तीज त्योहारों में अटके पड़े हैं, अंधविश्वासों में अटके पड़े हैं। एक आप एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए, सही गलत का फर्क कीजिए, फिर उन सारी चीज़ों को कीजिए या मत कीजिए। मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे इस आयोजक मंडल ने मौका दिया यहाँ आने का, बोलने का। मैं तहे दिल से हूँ, आभारी हूँ। और फिर से सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत भी कहा था, ये विहार नहीं है। जब किताबें आपके घर में होंगी तो आपके परिवार का हर सदस्य उलट उलट कर 2-3 पन्ना पढ़ ही लेगा। और जब पढ़ेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर संस्कार आएंगे। तो कहीं भी जाइए, आप बुक स्टॉल पे जाइए, जो किताबें आपको लगती हैं सही हैं, अच्छी हैं, खरीदनी चाहिए, उसको खरीद लीजिए। क्योंकि शिक्षा से विचार जगता है और विचार से क्रांति आती है और क्रांति से परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन चाहिए तो उसका सूत्र जो है शिक्षा ही है। शिक्षा ही विचार जगाएगी, वही क्रांति लाएगी, वही परिवर्तन लाएगी। और जब परिवर्तन आएगा तभी आप मुक्त हो पाएंगे, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। केवल सोचने भर से कुछ नहीं होता, केवल सोचने भर से कुछ नहीं होता, और केवल भाषण देने और सुनने भर से भी कुछ नहीं होता है प्रयास से। जैसे कि डॉक्टर त्रिगण सर ने बताया कि केवल भाषण सुनने बोलने से नहीं होता, हमको करना पड़ेगा। बुद्ध ने क्या कहा है, वो एक और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने जिम्मेदारियों से ना भागें और अपने मित्रों के प्रभाव में आकर के कहीं ब्राह्मणवादी संस्कृति में दोबारा ना चले जाएं। साथियों, कहनी तो बहुत बातें थी, किंतु समय अभाव होता है और अभी हमारे कई अभी कार्यक्रम बाकी हैं। आप ये जान लीजिए, ऐसे कार्यक्रमों में आप लोग को मित्रों सहित आना क्यों आवश्यक होता है, यह जरूर जान लीजिए। ऐसे जब भी कार्यक्रम हो, आप सब लोग समय निकालकर स्वयं भी आए,
अपने परिवार के लोगों को भी लाएं और साथ में अपने मित्रों को भी लाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बाबा साहब ने एक बार कहा था कि समाज का संचालन उस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग करता है। समाज का संचालन और दिशा निर्देश उस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग करता है, इंटेलेक्चुअल क्लास करता है। हमारे समाज का इंटेलेक्चुअल कौन है? हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग डॉक्टर साहब हैं, पूज्य चरण भंते हैं, ये हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं। तो समाज बुद्धिजीवी वर्ग की बातों का अनुसरण और अनुगमन करता है। जो उस समाज के बुद्धिजीवी होंगे वो जो बातें कहेंगे, समाज उनकी बातों को सुनता है, उनका अनुसरण करता है, उनके पीछे पीछे चलता है और वो समाज को दिशा देते हैं। इसीलिए बुद्धिजीवी वर्ग पर ये सबसे बड़ा एक जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज को सही दिशा में ले जाए। ये समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज को भटकने ना दे। उसको जिम्मेदारी है, क्यों? क्योंकि समाज उसके पीछे चल रहा है। इसीलिए जहां वो ले जाएंगे समाज वहां जाएगा। डॉक्टर साहब अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं, आप लोग मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं, तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, ये उनकी जिम्मेदारी है जो उन्होंने समझी और पूरी की। आपकी जिम्मेदारी है उनका अनुसरण अनुगमन करके उनके बताए मार्ग पर चलना और मुक्त होना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अब जो बात मैंने शुरू की थी, एजुकेट और ऑर्गेनाइज की, मैं इसी बात को एक बार फिर रेखांकित करके वाणी को विराम दूंगा कि अपने घरों में पुस्तकें रखिए, अच्छी पुस्तकें खरीदिए, कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम में जाएं। कृष्ण सर ने आह्वान किया, आज से आपको जो है 365 दिन मिल रहे हैं, ग्राउंड वर्क शुरू कर दीजिए और अगले साल मैं स्वयं या पूरा प्रयास करूंगा कि उसका साक्षी बनूं। ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम का मैं स्वयं साक्षी बनूं जब विशाल धम्म दीक्षा इस भूमि पर हो और पूरी भूमि बौद्धमय हो जाए, तभी क्रांति आएगी, तभी परिवर्तन आएगा। और जब आपकी सामाजिक सांस्कृतिक जड़ें इस प्रकार मजबूत हो जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं कि आप ही के क्षेत्र में आप ही के प्रतिनिधि राजनीति में आएंगे और आपकी बात करेंगे, आपके हित में पॉलिसी बनाएंगे और आपकी बात को संसद में उठाएंगे। प्रतिनिधि कहीं आकाश से नहीं आते, मंगल ग्रह से नहीं आते, काम शुरू कर जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो आप ही के बीच से आते हैं। जब आपकी जड़ें स्ट्रांग होंगी, जब आपकी जनसंख्या ज्यादा होगी, जब आपका मताधिकार सशक्त होगा तो प्रतिनिधि आपके होंगे, आपकी बात करेंगे और आपके लाभ के लिए काम करेंगे। उदाहरण के लिए आज देख लीजिए कि जिसकी सरकार है वो उसका लाभ कर रहे हैं। मंदिर बनवाना कौन सा लाभ है, बता दीजिए। अस्पताल बनवाने से मानव कल्याण होता है, आप बता दीजिए मंदिर बनवाने से मानव कल्याण क्या होगा? तो आप ये देख लीजिए कि जिसकी सत्ता होती है, जिसके पास सत्ता की शक्ति होती है, वो समाज मजबूत होता है, सुरक्षित होता है और सशक्त होता है। इसीलिए अधिक से अधिक परिवारों में अम्बेडकरवादी विचार जाएं, यह बहुत जरूरी है। अधिक से अधिक परिवारों में अम्बेडकरवादी विचार जाने चाहिए और अधिक से अधिक लोगों में ये विचार आने चाहिए कि हमें पुस्तकें खरीदनी है। हमें अपने घर में जितने भी देवी देवताओं और तमाम तरह के काल्पनिक लोगों वो हैं, व्यक्तियों के जो चित्र हैं, उन सारे चित्र मूर्तियों को तत्काल अपने घर से हटा दीजिए, तत्काल अपने घर से हटा दीजिए और प्रेम, करुणा, मैत्री के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध और हमारे मुक्तिदाता जिन्होंने हमको मुक्ति दी, हमको शक्ति दी कि हम डॉक्टर, अध्यापक, वकील, इंजीनियर बन पाए, बुद्ध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी तस्वीर अपने घर में ड्राइंग रूम में लगाई है। आप लोगों को अपने घर के ड्राइंग रूम में ऐसे महान आदमी की तस्वीर लगानी चाहिए जिससे आपके बच्चे
ऐसे महान आदमी से प्रेरित होकर उसी के प्रकार उन्हीं के बराबर पढ़ने के लिए गुलामी मानसिक होती है, उनको एहसास हो जाएगा कि वो सदियों से जिस दास्ता को ढोती आई हैं, जिसके बारे में उनको एहसास भी नहीं है, संस्कृति के नाम पर, ब्राह्मणवादी संस्कृति और धर्म के नाम पर जो दास्ता ढोती आई हैं, वह वास्तव में परिवर्तन मार्गी नहीं है। उससे परिवर्तन नहीं होगा, आधुनिकीकरण नहीं होगा, उनके समाज का भला नहीं होगा। जब महिलाएं इस बात को समझ लेंगी कि हमको परिवर्तन करना है, हमको अपने बच्चों को पढ़ा करके IAS PCS बनाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, हमको उन ढकोसलों में नहीं रहना है, उनमें पैसा खर्च नहीं करना है, पैसे को बचाना है और पैसे को बचा करके अच्छा स्वास्थ्यवर्धक खान पान, शिक्षा, कैरियर में खर्च करना है। जब महिलाएं ये जान जाएंगी, आप जान लीजिए क्रांति हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी। महिलाओं से ही क्रांति होगी, आप जान लीजिए। पुरुष सबके घरों का ये हाल है, पुरुष चाहे जितना उछल कूद लें बाहर, भले शेर बन जाए, पर चलती महिलाओं की ही है घर में। तो परिवर्तन भी महिलाओं से ही होगा, आप ये जान लीजिए, परिवर्तन भी महिलाओं से ही होगा। इसीलिए पुरुषों का ये दायित्व है, गृहपतियों का ये दायित्व है, अपने घरों में जाएं, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपनी पत्नी को, अपनी पुत्री को यह समझाएं, यह बताएं कि यह क्यों जरूरी है। अम्बेडकरवादी आंदोलन आपकी मुक्ति का आंदोलन है। ये परिवर्तन आपकी मुक्ति की ओर ले जा रहा है, आधुनिकीकरण की ओर ले जा रहा है। सदियों से जो आप एक मानसिक दास्ता में जी रहे थे, उससे मुक्त होकर के आप खुद अधिकारी बन जाएंगे। खुद अधिकारी, देखिए डॉक्टर साहब चीफ चिकित्सा अधिकारी आपके सामने बैठे हैं। क्या हजारों साल के इतिहास में आप बता दीजिए कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा हुआ था? मैं अध्यापक हूं और हमारे अध्यापक मित्र मंच में बैठे हैं, हम सब अध्यापक हैं। आप बता दीजिए हजारों साल से क्या इस समाज के लोगों को अध्ययन अध्यापन करने का अधिकार प्राप्त था? बताइए, अधिकार प्राप्त था? नहीं प्राप्त था। आज मैं अध्यापक हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, हमारे मित्र अध्यापक हैं। ये अध्यापक कितनी गरिमामयी बात है। ये परिवर्तन कहाँ से आया? ये बाबा साहब की देन है, ये भारतीय संविधान की देन है। आप जान लीजिए, शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इसीलिए मैं बहुत विषयांतर नहीं जाना चाहता, मैं विषय पर ही रहना चाहता हूँ कि आप लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, प्रेम, करुणा, मैत्री के मार्ग पर अग्रसित हों। एक नया जीवन की शुरुआत करें, एक नए युग का सूत्रपात करें। यह बहुत महान घटना होगी और ये घटना कालजयी हो जाएगी। एक मील का पत्थर होगा, आपके क्षेत्र के इतिहास का ये मील का पत्थर साबित होगा। अगर यहाँ पे आपने अगले साल बहुत भारी मात्रा में विशाल धम्म दीक्षा का कार्यक्रम कर लिया, तो आप यकीन मानिए आगे आने वाले एक या दो दशकों में यह संपूर्ण क्षेत्र बौद्धमय हो जाएगा और तभी क्रांति होगी, तभी परिवर्तन आएगा। ढकोसलों, अंधविश्वासों को अपने घरों से निकाल फेंकने का जो एक साहस चाहिए, वो साहस पुरुष तो कर लेते हैं पर महिलाएं नहीं कर पाती। महिलाएं नहीं कर पाती, वो भयभीत होती है कि ईश्वर नाराज ना हो जाए। पर मेरा मानना ये है कि अगर उनको हम अम्बेडकरवादी आंदोलन से परिचित कराएंगे, उनको हम समय समय पर अपने आयोजनों में लाएंगे, बौद्ध विहारों में उनको समय समय पर ले जाएंगे, उनको अच्छी बातें बताएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे समाज की महिलाएं यह एहसास कर लेंगी, आपके पीछे पीछे चलेगा। इसीलिए ध्यान रखें कि विचार, सबसे पहले विचारों पर काम होना चाहिए। विचार जगेंगे किताबों से, अच्छी किताबों से। मैं पंडाल में बैठी महिलाओं से और अपने भाइयों से निवेदन करूंगा कि अपना साहित्य, अपना अम्बेडकरवादी साहित्य अपने घर में जरूर रखें।
जरूर अपने घर में अम्बेडकरवादी साहित्य रखें। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बात विचार में बैठ करके समय समय पर आप उनको समझाते रहें, बताते रहें, अपने समाज के बारे में बताएं, आगे कैसे बढ़ना है ये बताएं, जिससे कि बच्चे ऐसा ना हो कि अपने मित्रों के प्रभाव में आकर ब्राह्मणवादी विचारधारा में वो बह जाए। मैंने कई बौद्ध परिवार ऐसे देखे हैं जिन्होंने, जो स्वयं तो मीटिंगों में और अधिवेशनों में जाते हैं, तमाम ऐसे ब्राह्मणवादी आयोजनों में जाकर के उनका मन ब्राह्मणवादी विचारधारा का हो गया। उनको ये अपने परिवार के संघर्ष का एहसास ही नहीं है, इतिहास ही नहीं पता है, पूरा उनका मन पूरा जो है समाप्त हो गया। होता है परिवर्तनवादी। ये यथास्थितिवादी और परिवर्तनवादी, इन दो विचारों में द्वंद्व और संघर्ष अनवरत चलता रहता है। ब्राह्मणवादी मीडिया यह कहता है कि कोई परिवर्तन ना करो, किंतु अम्बेडकरवादी दर्शन कहता है कि बिना परिवर्तन करके, बिना परिवर्तन किए आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बाबा साहब ने 3 आदेश हमारे समाज को दिए। एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज। बहुत आवश्यक है, इसको जानना बहुत आवश्यक है, मूल बात है, किंतु आप इसको जान सकते हैं। एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज, जिसको हम कहते हैं शिक्षित करो, आंदोलित करो और संघर्ष करो। ये 3 शब्द जो हैं, इनकी व्याख्या मैं एक बार पुनः करना चाहता हूं। कई जगह मैंने पढ़ा, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। जो शिक्षित बनो, बाबा साहब ने कहा एजुकेट। एजुकेट 2 अर्थों में है, इसको जान लीजिए आप। एक है शिक्षित बनिए और दूसरा इसका अर्थ है शिक्षित करिए। केवल शिक्षित बनने भर से आप स्वयं तो शिक्षित हो जाएंगे, किंतु समाज का भला नहीं होगा। इसीलिए शिक्षित बनने के बाद आपका ये परम धर्म है कि आप अपने समाज को शिक्षित करिए भी। जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, बाबा साहब ने दूसरा आदेश दिया, आंदोलित करो। जब आप अपने तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को, सूत्रों को पढ़ेंगे, धम्म सार को जानेंगे, बाबा साहब के राइटिंग और स्पीचेस को पढ़ेंगे, उनके संघर्ष को जानेंगे, समझेंगे, अपने महापुरुषों की जीवनियां पढ़ेंगे, आप स्वयं शिक्षित होंगे। किंतु यह धार, यह मार्ग यहाँ रुकना नहीं चाहिए। आपको अपने समाज को भी शिक्षित करना है, यह हरदम ध्यान रखें। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो सबसे पहले क्या परिवर्तन आता है? अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होता है, कोई महिला शिक्षित होती है, पढ़ती है, बातों को समझती है, तो सबसे पहले परिवर्तन क्या आता है? सबसे पहले परिवर्तन मन में आंदोलित होती है। वो आंदोलन सबसे पहले मन में शुरू होता है, आंदोलन बाद में बाहर दिखाई देता है। भौतिक रूप से सड़क पर पॉलिसीज में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में ये बात को झकझोर देता है। जब आपका मन झकझोर जाए तो आप चैन से नहीं बैठ सकते। जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, जिसका मन आंदोलित हो जाता है, फिर वो चैन से नहीं बैठ सकता, वो परिवर्तन करके ही मानेगा। परिवर्तन स्वतः प्रक्रिया है। परिवर्तन जो है स्वतः प्रक्रिया है। शिक्षित हो गया, मन आंदोलित हो गया, परिवर्तन उसके बाद स्वतः आ जाएगा। तो क्रांति के लिए प्रयास हमें शिक्षा पे करना है, क्रांति अपने आप आ जाती है, इसको ध्यान रखना है हमको। इसीलिए बाबा साहब ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि शिक्षा वो सारे रास्ते खोल देती है जो
आपको बंधन में बांधे जो हैं, जो ब्राह्मणी सिद्धांत आपको बंधन में बांधे हैं, उनको तोड़ने का एकमात्र रास्ता शिक्षा है। शिक्षा होगी, मन आंदोलित होगा, आप आंदोलित होंगे, आप दूसरे को शिक्षित करेंगे, दूसरा आंदोलित होगा। जब ये होगा तो क्या होगा? यूनाइट। तब आप जो है संगठित होना शुरू होंगे। आप इसका क्रम समझिए। संगठन इसीलिए बाद में आया है, क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे, आपका मन आंदोलित होगा, आपका समाज शिक्षित होगा, आपका समाज आंदोलित होगा, तो वो संगठित होगा।